चोल वंश ने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उन्होंने सदियों तक दक्षिण भारत की उपजाऊ भूमि पर राज किया। चोल आज के तमिलनाडु राज्य में प्रमुखता से उभरे। उनका प्रारंभिक इतिहास वीरता की कहानियों में डूबा हुआ है। चोल अपने वंश को प्राचीन काल से जोड़ते हैं। उनका उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। शुरुआत में वे एक छोटा सा राज्य थे। समय के साथ उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई। प्रारंभिक चोल शासकों ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए नींव रखी। उन्होंने इस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की। 9वीं शताब्दी सी में विजयालय के उदय के साथ चोल वंश के भाग्य में एक नाटकीय मोड़ आया। विजयालय को शाही चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। वह एक चतुर शासक और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। विजयालय के शासनकाल ने चोल विस्तार की शुरुआत को चिह्नित किया। वह रणनीतिक विजयों के महत्व को समझते थे। उन्होंने मुत्तारय्यार वंश से तंजावुर शहर पर कब्जा कर लिया। तंजावुर आने वाली सदियों तक चोल राजधानी बनेगा। तंजावुर में विजयालय की जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने इस क्षेत्र में चोल वर्चस्व की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी। विजयालय का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला। इस दौरान उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने चोलों के स्वर्णिम युग का मंच तैयार किया। विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम को एक उभरता हुआ राज्य विरासत में मिला। वह अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। आदित्य प्रथम एक शक्तिशाली योद्धा और एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने विस्तार की चोल विरासत को जारी रखा। आदित्य प्रथम के शासनकाल में चोलों ने अपने क्षेत्रों का काफी विस्तार किया। उन्होंने पल्लवों को हराया, एक शक्तिशाली वंश जिसने दक्षिण भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया था। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया, जिससे चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। आदित्य प्रथम की विजयों ने चोल साम्राज्य को आधुनिक तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से तक विस्तारित किया। उन्होंने इस क्षेत्र में चोलों को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने चोल प्रशासन को भी मजबूत किया और एक शक्तिशाली सेना और नौसेना की नींव रखी। आदित्य प्रथम का शासनकाल चोल इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। उनकी सैन्य सफलताओं ने उनके उत्तराधिकारियों के अधीन साम्राज्य के स्वर्णिम युग का मार्ग प्रशस्त किया। 985 सी में सिंहासन पर आसीन हुए राजा प्रथम के शासनकाल ने चोल साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत को चिह्नित किया। राजा प्रथम एक उल्लेखनीय शासक थे। उन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक कौशल और कला के संरक्षण के लिए जाना जाता था। राजा प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपनी शक्ति और महिमा के जेनित तति पर पहुंच गया। उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिसने साम्राज्य की सीमाओं का दूर दूर तक विस्तार किया। उन्होंने पश्चिम में चेराओं और दक्षिण में श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। राजा प्रथम केवल विजेता ही नहीं, बल्कि एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल आज चोल वास्तुकला कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। राजा प्रथम का शासनकाल अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल था। उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। राजा प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य विरासत में मिला। उन्होंने एक योग्य उत्तराधिकारी साबित होते हुए चोल साम्राज्य का और विस्तार किया और इसके प्रभुत्व को मजबूत किया। राजेंद्र प्रथम एक कुशल सैन्य कमांडर और एक दूरदर्शी नेता थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध सैन्य उपलब्धि दक्षिण पूर्व एशिया में उनका अभियान था। उन्होंने एक नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, जो चोल नौसेना की शक्ति का प्रमाण थी। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया। उन्होंने भव्य ऐरावतेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया, जो चोल काल का एक और वास्तुशिल्प चमत्कार था। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल चोल साम्राज्य के उच्च बिंदु को चिह्नित करता है। उनके शासनकाल में चोलों ने भारत के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित किया। चोल साम्राज्य की सफलता केवल सैन्य शक्ति के कारण नहीं थी। यह एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा रेखांकित किया गया था।
चोलों के पास एक केंद्रीकृत प्रशासन था जिसके शीर्ष पर राजा था। साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक के अपने अधिकारी थे। ग्राम सभा ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जमीनी स्तर पर स्वायत्तता की एक डिग्री प्रदर्शित करता है। चोलों के पास राजस्व संग्रह की एक परिष्कृत प्रणाली थी। भू राजस्व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और चोलों के पास भूमि स्वामित्व और कराधान की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली थी। चोल प्रशासन अपनी दक्षता और भ्रष्टाचार की कमी के लिए प्रसिद्ध था। इसने विशाल साम्राज्य के भीतर व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल काल में कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। चोल कला के महान संरक्षक थे और उनके शासन काल में भव्य मंदिरों, उत्तम मूर्तियों और जटिल कांस्य ढलाई का निर्माण देखा गया। चोल मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर चोल स्थापत्य भव्यता के स्थायी उदाहरण हैं। चोल कांस्य मूर्तियां, जो अपने उत्तम शिल्प कौशल और सुंदर रूपों के लिए जानी जाती हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से एक मानी जाती हैं। नटराज कांस्य भगवान शिव को लौकिक नर्तक के रूप में दर्शाते हुए चोल कलात्मकता का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है। चोल कला और स्थापत्य कला उनके साम्राज्य की समृद्धि और परिष्कार को दर्शाती है। वे चोल युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। भाग 8 चोल नौसेना, समुद्र के स्वामी। चोल वंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, जिसने उनके विस्तार और प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल अपने व्यापार मार्गों की रक्षा करने और अपनी शक्ति का विदेशों में प्रदर्शन करने में नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते थे। चोल नौसेना में युद्धपोतों का एक दुर्जय बेड़ा शामिल था, जिसमें कुशल नाविकों और योद्धाओं का संचालन था। उनके पास उन्नत जहाज निर्माण तकनीकें थीं और उनके जहाज शक्तिशाली हथियारों से लैस थे। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान चोल नौसेना का सबसे साहसी कारनामा दक्षिण पूर्व एशिया में उनका अभियान था। उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, अपने नौसैनिक कौशल का प्रदर्शन किया और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल नौसेना ने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने अपने समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा की, जो चीन और रोमन साम्राज्य तक फैले हुए थे। भाग 9 चोल साम्राज्य में जीवन, अतीत की एक झलक। चोल साम्राज्य समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता का काल था। इस युग के दौरान जीवन व्यापार, कृषि और कला के फलने फूलने से चिह्नित था। चोल समाज सुव्यवस्थित था, जिसमें एक परिभाषित सामाजिक पदानुक्रम था। चोल अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। उपजाऊ कावेरी नदी डेल्टा से प्रचुर मात्रा में फसलें मिलीं और चोलों के पास परिष्कृत सिंचाई प्रणालियां थीं। व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। हलचल भरे बंदरगाहों और व्यापार मार्गों के साथ साम्राज्य को व्यापक दुनिया से जोड़ा। चोल साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। इस अवधि के दौरान तमिल साहित्य फला फूला। प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों ने चोल दरबार की शोभा बढ़ाई। शिक्षा को महत्व दिया जाता था और मंदिर अक्सर शिक्षा के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। चोल साम्राज्य में जीवंत संस्कृति, आर्थिक समृद्धि और एक सुव्यवस्थित समाज का ताना बाना था। भाग 10 चोलों का पतन, एक साम्राज्य का अवश्यम भावी अंत। चोल साम्राज्य सभी साम्राज्यों की तरह अंततः पतन का सामना करना पड़ा। आंतरिक कलह, शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के उदय के साथ सत्ता पर चोल की पकड़ कमजोर कर दी। एक बार शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। बाद के चोल शासकों को साम्राज्य के भीतर और बाहर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विद्रोहों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, जबकि दक्षिण में पांड्य और पश्चिम में होयसल ने महत्वपूर्ण खतरे पैदा कर दिए। 13वीं शताब्दी सी तक चोल साम्राज्य काफी सिकुड़ गया था। पांड्य अपने योग्य शासक जाटवर्मन सुंदर पांड्यन प्रथम के अधीन चोलों को हराया और उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। 13वीं शताब्दी सी में एक बार शक्तिशाली चोल साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि उनकी विरासत उनके शानदार मंदिरों, उत्तम कला और दक्षिण भारतीय संस्कृति और इतिहास पर छोड़ी गई अमिट छाप के माध्यम से जीवित रही। भाग 11 चोलों की विरासत, भारत पर एक स्थायी प्रभाव। दक्षिण भारत पर चोल वंश का प्रभाव निर्विवाद है।
शानदार चोल मंदिर अपने विशाल गोपुरमों और जटिल नक्काशी के साथ विस्मय को प्रेरित करते हैं। चोल कांस्य मूर्तियां दुनिया भर के संग्रहालयों में बेशकीमती संपत्ति हैं। चोलों की कुशल प्रशासनिक प्रणाली बाद के राज्यों के लिए एक मॉडल थी।